वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राजस्थान की चित्रकला। ठीक है, तो ये जो अपन इसके अंदर जो मेथड अपनाएंगे वो फ्लो चार्ट मेथड अपनाएंगे। तो राजस्थान की चित्रकला में हम सबसे पहले शुरू करेंगे राजपूत पेंटिंग से। तो राजपूत पेंटिंग है वो एक बुक है जो किसने लिखी है, वो लिखी है आनंद कुमार स्वामी ने। कब लिखी है? 1916 के अंदर लिखी है। कब लिखी है? 1916 के अंदर। अब इसके अंदर क्या मिलता है अपन को? राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का जो पहाड़ी चित्रकला है उसका मिश्रण हमको राजपूत पेंटिंग जैसी पुस्तक के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या मिलता है अपन को? राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जो कि पहाड़ी चित्रकला का मिश्रण देखने को मिलता है जो राजपूत चित्रकला से संबंधित है। अब इसी का जो राजपूत पेंटिंग है उसी को हिंदी के अंदर राजस्थानी चित्रकला के नाम से किसने लिखा है? रामकृष्ण दास जी ने। किसने लिखा है? रामकृष्ण दास जी ने। तो ये हमने देखा राजपूत पेंटिंग के बारे में, जिसको किसने लिखा है? आनंद कुमार स्वामी ने। कब लिखा है? 1916 के अंदर। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1916 के अंदर राजपूत पेंटिंग अगर किसी ने लिखा है तो वो लिखा है आनंद कुमार स्वामी ने। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट किसके बारे में देखेंगे? हम देखेंगे कि राजस्थानी चित्रकला को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो राजस्थानी चित्रकला को 4 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। कितने भागों के अंदर? 4 भागों के अंदर। अब वो कौन कौन से भाग है? वो है, एक तो मेवाड़ है, दूसरा मारवाड़, तीसरा ढूंढाड़ और चौथा है हाड़ौती। कितने भाग? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। अब इनका भी सब टॉपिक है। कौन कौन सा है? अब इनके अंदर भी जैसे कि मेवाड़ है तो मेवाड़ के अंदर जैसे कि चाउंड हो गया जो कि उदयपुर की है, फिर नाथद्वारा हो गया और फिर हो गया देवगढ़। तो ये तीन इसके भाग है, 3 शैलियां हैं मेवाड़ शैली की। फिर मारवाड़ शैली के अंदर कौन कौन सी है? तो मारवाड़ में है जैसे जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, किशनगढ़ हो गया, नागौर हो गया, अजमेर हो गया और जैसलमेर हो गया। तो ये मारवाड़ शैली के अंदर हो गए। फिर ढूंढाड़ शैली के अंदर कौन कौन से शामिल रहते हैं? तो आमेर है, अलवर है, उनियारा जो कि टोंक के अंदर है, वो जो वर्तमान जो जिला है राजस्थान का टोंक, उसके अंदर उनियारा शैली आती है। फिर है शेखावटी शैली। फिर नेक्स्ट जो है वो हाड़ौती है जो कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर मिलती है, बूंदी और कोटा। तो हाड़ौती शैली के अंदर कौन कौन सी है? बूंदी शैली और कोटा शैली। तो ये प्रमुख इसके शैलियां हैं। ठीक है, फिर हम अब राजस्थानी चित्रकला की जो 4 शैलियां हो गई उसको 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेवाड़ शैली। अब मेवाड़ शैली के अंदर राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि अगर किसी को माना जाता है तो वो मेवाड़ शैली को माना जाता है। इसके अंदर जो प्राचीन चित्र हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है श्रावण, प्रतिक्रमण, सूत्रचूर्णी। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये 1260 के अंदर आहट सभ्यता के अंदर मिलता है। ठीक है, और ये तेज सिंह, जो राजा तेज सिंह थे मेवाड़ के, उनके समय श्रावण, प्रतिक्रमण, सूत्रचूर्णी लिखा गया है। दूसरा जो प्राचीन चित्र है वो है सुपार्श्वनाथ चरित्र। कौन सा है? सुपार्श्वनाथ चरित्र। वो कब लिखा गया? वो 1423 के अंदर राणा मोकल के समय लिखा गया जो कि देलवाड़ा के अंदर है। कहां पर? देलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है चावंड। मेवाड़ शैली के जो टॉपिक है वो है, सबसे पहला है चावंड। ठीक है, जैसे कि अभी अपन ने देखा था। कहां पर? यहाँ पर, ये देखिए मेवाड़ के अंदर चावंड। ठीक है, मेवाड़ के अंदर ये चावंड। तो अब इसके बारे में पढ़ रहे हैं, मेवाड़ शैली में चावंड जो कि उदयपुर, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यह है चावंड उदयपुर। तो चावंड उदयपुर महाराणा प्रताप के समय यह आरंभ होती है। किसके समय? महाराणा प्रताप के समय। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चावंड और जो उदयपुर शैली है मेवाड़ की, वो किसके समय आरंभ होती है? तो वो होती है महाराणा प्रताप के समय। तो यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन थे? तो वो नासिरुद्दीन। ठीक है, इन्होंने एक प्रसिद्ध चित्र बनाया जिसका नाम है डोला मारू चित्र। क्या नाम है? डोला मारू चित्र। अब जगत सिंह के समय यहाँ पर देखते हैं कि जगत सिंह प्रथम के समय मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मेवाड़ चित्रकला का जो स्वर्णकाल माना जाता है वो कौन से शासक के समय माना जाता है? तो वो जगत सिंह प्रथम के समय माना जाता है। इनके समय चितेरों की ओबरी, जिसको तस्वीरों का कारखाना
भी कहा जाता है, ये निर्मित किया गया। फिर 1605 के अंदर 12 मासा का चित्रण किया गया। किसका? 12 मासा का। तो ये भी चावंड और उदयपुर शैली से संबंधित है, जो कि मेवाड़ के अंदर है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो 12 मासा का जो चित्रण है 1605 के अंदर, वो कौन सी शैली से संबंधित है? तो वो चावंड उदयपुर शैली से संबंधित है। फिर अमर सिंह प्रथम यानी कि 1605, अब 12 मासा जो चित्र है वो 1605 के अंदर जो कौन से शासक थे? वो थे अमर सिंह, जिनके समय 12 मासा का चित्र मनाया गया। और अमर सिंह प्रथम के समय ही रागमाला का चित्रण किया गया। किसका? रागमाला का चित्रण किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है साहिबदीन। तो साहिबदीन कौन है? तो ये है चित्रकार है, किसके? मेवाड़ शैली के अंदर, ठीक है। और चावंड और उदयपुर शैली के ये चित्रकार हैं। इन्होंने क्या किया? महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्रण बनाने आरंभ किया। जो महाराणा थे, शासक थे, उनका व्यक्तिगत चित्रण बनाना आरंभ किया। इन्होंने संग्राम सिंह के 2 चित्र बनाए। इन्होंने संग्राम सिंह के समय 2 चित्र बनाए, जिनका नाम है मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े और कलीला दमना, जिसको बाद में पंचतंत्र के नाम से प्रकाशित किया गया। और पंचतंत्र के जो रचनाकार है, ठीक है, उनका नाम है विष्णु शर्मा। तो ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि पंचतंत्र का जो लेखक है वो कौन है? तो उसका नाम है विष्णु शर्मा। और ये किसकी कहानी है? ठीक है, तो ये कलीला और दमना की कहानी है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो साहिबदीन ने क्या किया? महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाने आरंभ किए हैं। और संग्राम सिंह के समय इन्होंने 2 चित्र चित्रित किए। एक तो मुल्ला देव प्याजा के लतीफ़े हो गए और दूसरा हो गए कलीला दमना, जिसको पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसके रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। अब इनके समय जो चावंड और जो उदयपुर शैली है, ठीक है, वहाँ के जो प्रमुख चित्रकार है वो कौन है? तो वो है नूरुद्दीन, कृपाराम, जगन्नाथ, गंगाराम और मनोहर। तो ये प्रमुख चित्रकार हैं किसके? चावंड और उदयपुर शैली के अंदर ये प्रमुख इनके चित्रकार हैं। अब जो मेवाड़ शैली है उसके अंदर रंगों की प्रधानता देख लेते हैं कि कौन कौन से रंग इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। तो मेवाड़ चित्र शैली के अंदर लाल और पीले रंगों की प्रधानता है। कौन से? रेड और येलो कलर की प्रधानता है। इसके अंदर कदम के वृक्ष का चित्रण अधिक किया गया है। जो कदम का वृक्ष होता है उसका चित्रण मेवाड़ शैली के अंदर अधिक मात्रा में किया गया है। और हमको मेवाड़ शैली के अंदर 3 आयामी प्रभाव देखने को मिलता है, मतलब 3 डायमेंशनल जो चित्र होते हैं उसका प्रभाव हमको मेवाड़ शैली के अंदर अधिक देखने को मिलता है। मुख्यतः इसके अंदर जो मेवाड़ शैली के अंदर कौन से दृश्य को दर्शाया गया है? तो मुख्यतः शिकार दृश्य को। कौन से दृश्य को? शिकार, मतलब एक शिकार अगर शिकारी करता है, शिकार का जो शिकारी शिकार करता है तो उसके दृश्य को अधिक दर्शाया गया है किसके अंदर? मेवाड़ शैली के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट जैसे जो छोटे वनडे एग्जाम होते हैं या आरएस का जो एग्जाम होगा उसके अंदर तो आपको जैसे कथन दे देंगे, जैसे 1 कथन, 2 कथन और 3 कथन। तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा कथन असत्य है या कौन से कथन सही है, ठीक है। तो उनमें आपको देखा जा सकता है कि जो मेवाड़ शैली के अंदर लाल और पीले रंगों की प्रधानता है, कदम के वृक्ष का चित्रण मिलता है और मुख्यतः शिकार दृश्य को दर्शाया जाता है। तो ऐसे करके तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। और जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सी शैली है जिसके अंदर मुख्यतः शिकार दृश्य को दर्शाया गया है, जिनमें 3 आयामी या 3D इफेक्ट देखने को मिलता है। तो वो है अपनी मेवाड़ शैली। तो यह ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है अपनी नाथ द्वारा शैली। तो ये भी मेवाड़ शैली के अंदर ही शामिल है। किसके अंदर? मेवाड़ शैली के अंदर ही है, ठीक है। कौन सी? नाथ द्वारा शैली। अब इसके अंदर जो नाथ द्वारा है वो अपन को कौन से जिले के अंदर मिलती है? तो वो मिलती है हमको राजसमंद जिले के अंदर। इस वजह से इस शैली को राजसमंद चित्र शैली के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर वल्लभ संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव होने के कारण भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक मिलते हैं। अब वल्लभ संप्रदाय है वो भगवान श्री कृष्ण को अधिक मानता है, मतलब एक तरह से इनके इष्ट देव है। भगवान श्री कृष्ण वल्लभ संप्रदाय के इष्ट देव है। इसके कारण जो नाथ द्वारा शैली है उसके अंदर हम को भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अपनी जो
जो पढ़ाने का जो तरीका है, मेथड है, उसको मैं चेंज करूँगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, जिस प्रकार से आपको समझ में आएगा उसी प्रकार से मैं आपको पढ़ा दूँगा। ठीक है, तो आप मुझे फीडबैक दीजिए ताकि मैं अपनी जो पढ़ाने की जो मेथड है उसको चेंज कर सकूँ आपके समझने के अकॉर्डिंग। नाथद्वारा शैली के अंदर जो पिछवई कला है वो अधिक फेमस हुई। कौन सी कला? पिछवई कला। तो आपसे एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिछवई कला कौन सी शैली से संबंधित है, तो वो नाथद्वारा शैली से संबंधित है। और जैसे कि हमने देखा, जो मेवाड़ शैली, जो चावंड शैली और उदयपुर शैली थी मेवाड़ शैली के अंदर, उसके अंदर हमने देखा कि कदम के वृक्ष का अधिक चित्रण किया गया। वहीं यहाँ पर केले के वृक्ष का अधिक चित्रण मिलता है किसके अंदर? मेवाड़ शैली के अंदर, नाथद्वारा शैली के अंदर। जो मेवाड़ है उसके अंदर जो नाथद्वारा शैली है उसके अंदर हमको केले के पेड़ का अधिक चित्रण मिलता है। जैसे चावंड और उदयपुर शैली के अंदर हमको कदम के वृक्ष का अधिक चित्रण मिलता है, वैसे ही नाथद्वारा शैली के अंदर हमको केले के वृक्ष का अधिक या केले के पेड़ का अधिक चित्रण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा देवगढ़। तो ये मेवाड़ के अंदर ये तीसरी शैली है। कौन सी? देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली 1680 में द्वारिका चूड़ावत के समय आरंभ होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बन सकता है कि जो देवगढ़ शैली है वो कौन से शासक के समय आरंभ होती है? तो 1680 के अंदर द्वारिका चूड़ावत के समय आरंभ होती है। और इसको जो प्रसिद्धि दिलाई है वो किसने दिलाई है? श्रीधर अंधारे ने। किसने दिलाई है? श्रीधर अंधारे ने। तो ये नाम आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि देवगढ़ जो चित्रशैली है मेवाड़ की, उसको प्रसिद्धि किसने दिलाई? तो श्रीधर अंधारे। तो आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध चित्रकार श्रीधर अंधारे कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? तो वो है देवगढ़ चित्रशैली से संबंधित। अब मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ का इसके अंदर मिश्रण मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सी मेवाड़ की वह कौन सी चित्रशैली है जिसके अंदर मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ का मिश्रण मिलता है, तो वो है देवगढ़ चित्रशैली। और इस शैली के अंदर ग्रीन यानी कि हरा और पीला जो रंगों का अधिक उपयोग हमको देखने को मिलता है। कौन कौन सा? हरा और पीला। तो ये हो गई मेवाड़ की प्रमुख चित्रशैलियाँ। तो हमने कौन कौन सी चित्रशैलियाँ देखी, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। तो हमने देखा कि मेवाड़ के अंदर हमने चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़, ये 3 शैलियाँ हमने मेवाड़ के अंदर देखी। जिसके अंदर सबसे पहले थे मेवाड़ चित्रशैली, जो हमने इसके बारे में पढ़ लिया। फिर दूसरी मेवाड़ चित्रशैली के अंदर चावंड, उदयपुर, तो हमने इसके बारे में देखा। दूसरे इसके प्रमुख चित्रकार देख लिए हमने। उसके बाद इस शैली के अंदर, जो मेवाड़ शैली के अंदर कौन कौन से कलर इसके अंदर शामिल, कौन कौन से कलरों की प्रधानता है, रंगों की प्रधानता है, वो भी हमने देख लिया। फिर दूसरा है नाथद्वारा चित्रशैली। फिर तीसरी थी देवगढ़ चित्रशैली, जो हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट है वो है मारवाड़ चित्रशैली। कौन सी है? मारवाड़ चित्रशैली। तो मारवाड़ आपको कहाँ देखने को मिलता है? कौन से जिले के अंदर राजस्थान के? तो वो है जोधपुर जिला। मारवाड़ चित्रशैली का अगर स्वर्ण काल अपन को देखने को मिलता है तो वो मानसिंह काल होता है। कौन सा? मानसिंह का काल। इसका जो प्रारंभ होता है वो मालदेव के समय होता है। जो शासक मालदेव थे जोधपुर रियासत के, उनके समय इसका प्रारंभ होता है। और इसकी जो जानकारी है वो कौन से ग्रंथ के अंदर मिलती है? तो उत्तराध्ययन सूत्र का चित्रण जोधपुर शैली के अंदर किया गया। कौन सा? उत्तराध्ययन सूत्र का चित्रण जो है वो जोधपुर शैली के अंदर किया गया। अब जोधपुर शैली के अंदर जो भित्ति चित्र हैं, चोखेलाव महल, जो चोखेलाव महल पर जो भित्ति चित्र हैं उनका वर्णन मिलता है। रंगमाला का चित्रण सूर सिंह के समय विठल दास ने, जिनका नाम वीरजी भी है, जो रंगमाला है उसका चित्रण किसके समय किया गया? सूर सिंह के समय किया गया। किसके द्वारा? विठल दास ने। ठीक है, विठल दास ने किया गया, जिनका अन्य नाम क्या है? वीरजी, उनका अन्य नाम है। अब जोधपुर चित्रशैली पर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जो जसवंत सिंह जी थे वो मुगलों के अधीन हो गए थे। ठीक है, इसके कारण मुगल प्रभाव जोधपुर शैली में दिखाई देता है। और स्वर्ण काल तो हमने देख ही लिया कि मानसिंह के जो काल को स्वर्ण काल कहा जाता है जोधपुर चित्रशैली का। फिर नेक्स्ट क्या है कि नाथ संप्रदायों से संबंधित ग्रंथों का इसमें अंदर चित्रण किया गया। किसके अंदर? जोधपुर
चित्रशैली के अंदर जो नाथ संप्रदाय है उनसे संबंधित ग्रंथों का इसके अंदर चित्रण किया गया। और वो ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ग्रंथ हैं जैसे कि नाथ चरित्र हो गया, शिव पुराण हो गया, दुर्गा पुराण हो गया। तो ये प्रमुख ग्रंथ हैं जिनका संबंध जोधपुर चित्रशैली से माना जाता है। और जोधपुर चित्रशैली किसकी है? तो वो है मारवाड़ की। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, जोधपुर चित्रशैली पर यूरोपीय प्रभाव भी देखने को मिलता है। यूरोपीय प्रभाव मतलब अंग्रेजी प्रभाव भी देखने को मिलता है। और वो कौन से शासक के समय देखने को मिलता है? तो वो मिलता है हमें तख्त सिंह के समय। किसके समय? तख्त सिंह के समय। एच के मूलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्रण किया। जो एच के मूलर थे उन्होंने जोधपुर शैली के अंदर दुर्गादास राठौड़ का चित्रण किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दुर्गादास राठौड़ का चित्रण एच के मूलर ने किस शैली के अंदर किया है? तो वो किया है जोधपुर शैली के अंदर, जो कि मारवाड़ की है। तो यह आप ध्यान रखेंगे। अब जोधपुर शैली के जो मुख्य चित्रकार हैं वो कौन कौन है वो देख लेते हैं। जैसे कि हमने मेवाड़ के अंदर देखा था, वैसे ही अब इसके अंदर है शिवदास, अमरदास, किशनदास और जीतमल। तो ये प्रमुख चित्रकार है किसके? मारवाड़ के अंदर जोधपुर शैली के। अब जोधपुर शैली की जो विशेषता है वो क्या क्या है? जोधपुर शैली के अंदर जो विशेषता हम देखने को मिलती है वो लाल और पीले रंग, यहाँ पर इस शैली के प्रधान कलर है लाल और पीला। कौन कौन सा? लाल और पीला। बॉर्डर पर येलो कलर मिलता है। जो जैसे मान लो कि ये चित्र है, ये चित्र है, तो जो चित्र जो बनाया जाएगा वो लाल और पीले रंग का होगा। कौन कौन से? लाल और पीले रंग का। लेकिन जो ये बॉर्डर होगी वो कौन से कलर की होगी? वो होगी येलो कलर की। ठीक है, वो होगी येलो कलर की। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जोधपुर चित्रशैली की विशेषता है कि जो चित्र बनाए जाएंगे वो लाल और पीले कलर में होंगे, लेकिन जो चित्र की सीमा होगी, जो बॉर्डर होगी, वो हमेशा पीले कलर की होगी। और इसके अंदर अधिकतर किसके चित्रण बनाए जाते हैं? तो बादलों और पहाड़ों का चित्रण किया जाता है। और इसकी प्रमुख विशेषता ये भी है कि इस चित्रशैली के अंदर जो महिलाओं का जो कद है, जो महिलाओं की जो हाइट है, ऊंचाई है, जो कद होता है उसको छोटा बनाया जाता है, छोटा बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है जोधपुर चित्रशैली की विशेषताओं में। और वहीं जहाँ महिलाओं का कद छोटा किया जाता है, वहीं पुरुषों का जो कद है वो लंबा और चौड़ा किया जाता है, लंबा और चौड़ा। प्रेम कहानियों का चित्रण भी मिलता है, जैसे कि डोलामारू का और महेंद्र और मोमल का, इन दोनों का भी चित्रण मिलता है जोधपुर शैली के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रमुख विशेषता हो गई मारवाड़ के अंदर जो जोधपुर शैली है उसकी। फिर नेक्स्ट है बीकानेर चित्र शैली। अब बीकानेर के अंदर इसकी जो बीकानेर चित्र शैली की जो शुरुआत मानी जाती है वो राय सिंह के समय मानी जाती है। और इसके अंदर सर्वप्रथम भगवत पुराण का चित्रण किया गया था। किसका किया गया था? भगवत पुराण का, जिसके अंदर जो भगवान श्री कृष्ण है वो जो अर्जुन है उनको गीता का पाठ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो भगवत पुराण के अंदर जो भगवत पुराण है उसका चित्र मिलता है बीकानेर चित्रशैली के अंदर सर्वप्रथम। अब बीकानेर चित्रशैली का जो स्वर्णकाल माना जाता है वो महाराणा अनूप सिंह के समय माना जाता है, महाराणा अनूप सिंह के समय। इसके अंदर दो प्रकार की जो कला है वो मिलती है बीकानेर चित्रशैली के अंदर। एक तो होती है उस्ता कला, कौन सी? उस्ता कला। और एक होती है मथेरना कला। उस्ता कला तो आप जानते होंगे, ऊंट की खाल पर ये की जाती है, उसको उस्ता कला के नाम से जानते हैं। इसका क्वेश्चन अभी हाल ही के अंदर जो लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ राजस्थान का, उसके अंदर पूछा गया था कि उस्ता कला किससे संबंधित है। ये उस्ता कला से आप क्या समझते हैं? तो ये ऊंट की जो चमड़ी पर बनाई जाने वाली जो कला होती है उसको उस्ता कला के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको लिख भी रखा है। तो उस्ता कला जो है वो ऊंट की चमड़ी पर बनाई जाने वाली है। और इसके जो चित्रकार हैं वो अली राजा और रुकनुद्दीन को अनूप सिंह ने लाहौर से बुलवाया था। कहाँ से बुलवाया था? लाहौर, जो आज कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। तो उस्ता कला के जो चित्रकार हैं वो है अली राजा और रुकनुद्दीन। किसने बुलाया था इनको? अनूप सिंह ने लाहौर से बुलवाया था। और ये ऊंट की चमड़ी पर बनाई जाने वाली है। इसकी ट्रेनिंग बीकानेर के अंदर दी जाती है। कहाँ पर दी जाती है? बीकानेर के अंदर, क्योंकि बीकानेर चित्रशैला है और उस्ता कला वहीं की फेमस है, तो इसलिए ट्रेनिंग भी बीकानेर के अंदर ही दी जाती है। अब इस चित्रकला के अंदर, उस्ता कला के अंदर एक चित्रकार है जिसका नाम है
हैस्तमुद्दीन उस्ता, इनको पद्मश्री दिया गया है। भारत सरकार की ओर से इनको पद्मश्री मिला है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उस्ता कला के जो चित्रकार है हैस्तमुद्दीन उस्ता, उनको इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो उसके अंदर जैसे पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, या पद्म भूषण हो गया, ठीक है। तो उनमें से आपसे पूछा जा सकता है कि हैस्तमुद्दीन उस्ता को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला है उस्ता कला के क्षेत्र के अंदर। तो आप टिक लगाएंगे किसके ऊपर, पद्म श्री के ऊपर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे ही जैसे मथेरना कला है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। मथेरना कला बीकानेर महाराजाओं का चित्रण है। मथेरना कला के अंदर बीकानेर के जो महाराजा थे उनका चित्रण मिलता है, जैसे उस्ता कला के अंदर उनकी चमड़ी पर बनाया जाता था, ये उसकी विशेषता थी। वैसे ही मथेरना कला के अंदर महाराजाओं का चित्रण, और यह गीले प्लास्टर पर बनाया जाता था। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं और उसके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं, और जो वो गीला होता है तो उसके ऊपर जो चित्रण किया जाता है उसको मथेरना कला के आप संबंध कर सकते हैं, क्योंकि ये गीले प्लास्टर के ऊपर बनाया जाता है। अब ये गीले प्लास्टर पर बनाया जाता है मथेरना कला के जो चित्र हैं, इसलिए इसका जो अन्य नाम है वो आला किला है। कौन सा, आला किला, क्योंकि राजस्थानी भाषा के अंदर जो गीला होता है उसको आला कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका अन्य नाम जो है वो आला किला पड़ गया। शेखावटी के अंदर इसको पणों के नाम से जानते हैं। जो मथेरना कला है वो शेखावटी क्षेत्र के अंदर पणों के नाम से जानते हैं। और फ्रेस्को और अरायस इसके अन्य नाम और है। कौन सा, फ्रेस्को और अरायस। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेस्को और अरायस से आप क्या समझते हैं, तो ये मथेरना कला के अन्य नाम है जो आप ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं कि जो बीकानेर चित्रकला है, जो बीकानेर चित्रशैली है, उसकी विशेषता देख लेते हैं। सबसे पहले तो विशेषता में ये देख लेते हैं कि इसके अंदर जो रंगों की प्रधानता है वो वॉयलेट, स्लेटी, बादामी रंगों का प्रयोग किया जाता है। जो चित्र बनाने में, बीकानेर चित्रशैली के अंदर जो चित्र बनाने में जिन रंगों का प्रयोग किया जाता है उन रंगों का नाम वॉयलेट, स्लेटी, बादामी रंग है। रेत के दौरों का इसके अंदर चित्रण विशेषता मिलता है। जो रेत के दौरे आप समझते होंगे, जैसे ये रेत है, ठीक है, तो ये दौरे हो गए, तो इनका चित्रण विशेषता के अंदर देखने को मिलता है बीकानेर चित्रशैली के अंदर। बीकानेर चित्रशैली की प्रमुख विशेषता में ये भी शामिल है कि हिंदू देवी और देवताओं का चित्रण मुस्लिमों द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा, मुस्लिमों द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एकमात्र शैली जो बीकानेर चित्रशैली है उसके अंदर हिंदू देवी देवताओं के जो चित्रण हैं वो मुस्लिमों द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर फूल पत्तियों का चित्रण भी मिलता है। जैसे कि ऐसे, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, जैसे ये कमल हो गया तो ये फूल हो गया, पत्तियां जैसे ये हो गई, ठीक है। तो इनका चित्रण देखने को मिलता है बीकानेर चित्रशैली के अंदर। और बीकानेर चित्रशैली के अंदर पंजाबी, मुगल और दक्कन प्रभाव भी देखने को मिलता है। पंजाबी, मुगल और दक्कन प्रभाव अगर किसी चित्रशैली में देखने को मिलता है तो वो मारवाड़ की बीकानेर चित्रशैली है। इसके प्रमुख चित्रकार इसके जो चित्रकार होते हैं बीकानेर चित्रशैली के, वे क्या जो चित्र होता है उसके ऊपर अपना नाम और तारीख लिखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी शैली है, जो मारवाड़ की वह कौन सी शैली है जिसके अंदर जो चित्रकार होता है वो चित्र बनाने के बाद उसके ऊपर अपना नाम और समय या तारीख लिखते हैं, तो वो है बीकानेर चित्रशैली। फिर नेक्स्ट है किशनगढ़ चित्रशैली। कौन सी, किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली भी मारवाड़ चित्रशैली के अंदर ही है, ठीक है। तो इस शैली का यानी कि किशनगढ़ चित्रशैली का जो स्वर्णकाल माना जाता है वो सावन सिंह के समय माना जाता है, जिनका अन्य नाम नागरीदास है, ठीक है। तो यह ध्यान रखेंगे। अब जो किशनगढ़ शैली है, तो आपने सुना होगा कि इस शैली के ऊपर वल्लभ संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। अब वल्लभ संप्रदाय के कारण हमने देखा था एक बार पहले भी, अगर वल्लभ संप्रदाय है तो वहाँ पर अपन को श्री कृष्ण के चित्र अधिक देखने को मिलते हैं। श्री कृष्ण, भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनके चित्र अधिक देखने को मिलते हैं। सावन सिंह ने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी को राधा के रूप में यहाँ चित्रित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किशनगढ़ शैली का कि सावन सिंह, जिनके समय किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है, उन्होंने अपनी प्रेमिका
जिसका नाम रसिक बिहारी था, उसको यहाँ पर राधा के नाम से चित्रित किया है, यानी कि राधा के रूप में चित्रित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब जो किशनगढ़ शैली है उसके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? एक तो बनी ठनी है, विश्व प्रसिद्ध चित्र है ये बनी ठनी। इसको भारत की मोनालिसा, भारत या राजस्थान की मोनालिसा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा चित्र है चांदनी रात की गोष्ठी, जो किसके द्वारा बनाया गया है? अमीर चंद के द्वारा। तो ये दो चित्र हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब बनी ठनी के बारे में जान लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो बनी ठनी एक तो किशनगढ़ शैली के अंदर है, और इसका जो बनी ठनी का जो चित्रण किया था वो किसने किया था? मोर ध्वज ने किया था। किसने किया था? मोर ध्वज निहाल चंद ने, ठीक है। 1973 में इसके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। जारी किया गया था? डाक टिकट। कब किया गया था? 1973 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसको इंडिया की मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। इंडिया की मोनालिसा किसने कहा है? इसको एरिक डिक्सन ने कहा है। किसने कहा है? एरिक डिक्सन ने, ठीक है। और जो निहाल चंद है उन्होंने एक और चित्र बनाया है, मतलब एक और ग्रंथ को चित्रित किया है। वो ग्रंथ है नागर समुच्चय। नागर समुच्चय एक ग्रंथ है जिसका चित्रित रूप किसने किया है? तो मोर ध्वज निहाल चंद ने किया है। तो ये हमने देख ली बनी ठनी की विशेषताएं। बनी ठनी में आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इस शैली के अंदर जो चित्र बनाया जाता है उनकी नाक नुकीली की जाती है, मतलब कटार के समान जो नाक है, जो नोज है, उसको कटार के समान नुकीली बनाया जाता है, और आंखों को कटार के समान दर्शाया जाता है। आंखों को कटार के समान दर्शाया जाता है और नाक को नुकीली बनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर है किशनगढ़ शैली की विशेषताएं देख लेते हैं। इसके अंदर मुख्यतः नारी का चित्रण सर्वाधिक किया गया है। किसका? नारी का, यानी कि महिला का जो चित्रण है वो सर्वाधिक किया गया है। कौन से शैली के अंदर? किशनगढ़ शैली के अंदर, जो कि मारवाड़ की है, ठीक है। इसके अंदर जो कलर है वो एक तो सफ़ेद और एक पिंक, इन दो रंगों की इसके अंदर प्रधानता है। एक तो सफ़ेद की यानी कि वाइट, और एक पिंक यानी गुलाबी। तो सफ़ेद और गुलाबी रंगों की इसके अंदर प्रधानता मिलती है। किसके अंदर? किशनगढ़ शैली के अंदर। और जो बॉर्डर है, यानी कि जो जैसे चित्र है और चित्र की जो बॉर्डर होगी वो गुलाबी रंग की होगी। कौन से कलर की? गुलाबी रंग की। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि गुलाबी रंग की बॉर्डर होगी और सफ़ेद और गुलाबी रंग का ही इसके अंदर चित्र किया जाएगा। और जो किशनगढ़ शैली है उसके अंदर जो कांगड़ा चित्र शैली है उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। कांगड़ा चित्र शैली का भी प्रभाव इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये हमने देखी किशनगढ़ शैली के बारे में और उसकी विशेषताएं, और उसके अंदर प्रमुख जो चित्र थे यानी कि बनी ठनी और चांदनी रात की गोष्ठी हमने देखा। अब नागौर के अंदर क्या है? फीके या बुझे हुए रंगों का उपयोग किया जाता है नागौर चित्र शैली के अंदर। ये मारवाड़ की चित्र शैलियाँ ही आ रही है अभी, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, कंफ्यूज मत हो। मारवाड़ के अंदर जो नागौर चित्र शैली के हैं वो छोटे हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं छोटे मतलब जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ ध्यान रखेंगे। तो नागौर चित्र शैली के अंदर फीके या बुझे हुए रंगों का उपयोग किया जाता है और पारदर्शी कपड़ों का चित्रण किया जाता है। कौन से कपड़ों का? पारदर्शी कपड़ों का, जिसके आर पार देखा जा सकते हैं, उन कपड़ों का अगर मारवाड़ की नागौर चित्र शैली के अंदर चित्रण किया जाता है। फिर नेक्स्ट है अजमेर चित्र शैली। तो अजमेर के अंदर महिला चित्रकार अगर अपन को कोई महिला चित्रकार देखने को मिलती है वो उसका नाम है साहिबा। तो साहिबा महिला चित्रकार है अजमेर चित्र शैली की। नेक्स्ट है जैसलमेर। तो जैसलमेर चित्र शैली कौन सी है? जिसके अंदर किसी शैली का प्रभाव नहीं है और इसके अंदर मूमल के अधिक चित्र देखने को मिलते हैं। जो महेंद्र मूमल की जो प्रेम कहानी है, तो मूमल यहाँ ऊंट को कहा जाता है। मूमल महेंद्र की प्रेमिका थी, ठीक है। तो इसका चित्रण अधिक देखने को मिलता है मारवाड़ की जैसलमेर चित्रशैली के अंदर, ठीक है। तो ये हमने देखा मेवाड़ और मारवाड़ की प्रमुख चित्रशैलियाँ, ठीक है। इसके अलावा दो चित्रशैलियाँ और हैं जो हम देखेंगे। कौन कौन सी है वो है ढूंढाड़ और हाड़ौती, जो हम सेकेंड पार्ट के अंदर देखेंगे इसके। तो आज हमने देखा मेवाड़ के चावड़ और उदयपुर चित्रशैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ चित्रशैली, और मारवाड़ की जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, नागौर शैली, अजमेर शैली और जैसलमेर शैली। तो ये प्रमुख हमने देखा। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे ढूंढाड़ और हाड़ौती चित्रशैली, हाड़ौती की जो प्रमुख चित्रशैली हैं उनके बारे में हम जानेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को सपोर्ट करें। थैंक यू।